चैप्टर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट है प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल से किस एक्सटेंट तक ये ऐप एप्लीकेबल होगा, कभी एक कमेंस हुआ था और किन किन पे एप्लीकेबल होगा, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होगी, इन सभी चीज़ों से सेक्शन 1 डील करता है कंपनीज एक्ट 2013 का। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 बोलता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट। हाँ, इस एक्ट को कंपनीज एक्ट कहा जाता है। जो कंपनीज एक्ट है ये कंसोलिडेट और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। उसके बाद आता है सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। ये बोलता है इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, मतलब ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है मतलब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है, और इंडिया के जो जैसे असम उड़ीसा हो गया, इन सब पे भी एप्लीकेबल है। नॉर्थ इंडिया पे भी, साउथ, हर जगह इंडिया में एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। दिस सेक्शन shall came into force at once and remaining provision of this act shall came into force on such date as central government by notification in its official gazette. Central government by notification in its official gazette appoint and different date may be appointed for different provision of this act। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये एक बार एप्लीकेबल होगा और इसके कुछ प्रोविजंस, बचे हुए जो प्रोविजंस हैं वो तो एप्लीकेबल होंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में, और डिफरेंट डेट पे डिफरेंट प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। और उसके बाद सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 बात करता है कि दिस प्रोविजन सेल अप्लाई टू, ये प्रोविजन इन जगह पे अप्लाई होगा। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉज, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है या फिर प्रीवियस लॉ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनी हो, उन सभी, और उससे जो पुराने लॉज हैं उनमें जो कंपनीज बनी हो उन सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। जैसे टाटा तो बहुत पुरानी है, मतलब 1956 से पुराने लॉ में टाटा बनी थी। उससे पहले जो लॉ था उसमें बनी थी 1980 के आसपास, जो 1980 मतलब 18 सेंचुरी में जो लॉ था, मतलब 19 सेंचुरी में जो लॉ था 1886 के अराउंड था शायद वो एक्ट, मुझे नहीं पता। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस कंपनीज पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट इन सो फार द सेट प्रोविज़न इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविज़न ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो ये जो प्रोविज़न है ना, इंश्योरेंस कंपनी पे भी अप्लाई होगा। लेकिन अगर ये जो प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट 2030 ये जनरल प्रोविज़न है, और जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है ये स्पेशल प्रोविज़न है, स्पेशल एक्ट है। तो अगर दोनों में किसी एक पर्टिकुलर प्रोविज़न, दोनों के किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न में इनकन्सिस्टेंसी आती है, मतलब कंपनीज एक्ट का प्रोविज़न कुछ और कह रहा है और उसका एक इंश्योरेंस एक्ट 1938 का प्रोविज़न कुछ और कह रहा है, तो इंश्योरेंस एक्ट जो स्पेशल एक्ट है वो प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट से, क्योंकि कंपनीज एक्ट एक जनरल प्रोविज़न है। और सेम ये बैंकिंग कंपनी पे भी हो रहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट से अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी रहती है तो, अदरवाइज बैंकिंग कंपनी पे भी यही एक्ट एप्लीकेबल है। उसके बाद जो डी पॉइंट है, मतलब क्लॉज डी है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी, ये बोलता है कि कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में एंगेज हैं उन कंपनी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में एंगेज हैं, उन पर भी यही एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से इनकन्सिस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रिवेल करेगा। और ई में भी यही बात बोली है कि ये स्पेशल एक्ट से अगर इनकन्सिस्टेंट होता है तो वो स्पेशल एक्ट ही प्रिवेल करेगा। और एफ बोलता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट्स पे लगेगा, जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं वही हैं, और उन सभी कंपनीज पे लगेगा, मतलब फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी और उसके कुछ एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन जो भी बताएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बता दिया करेगी।